रेडियो हिंदुस्तान। नमस्कार, ये है रेडियो हिंदुस्तान और हम हैं आज राष्ट्रमंच पर। राष्ट्रमंच पर अब थोड़ी बातें हम कर ले उन बलिदानी वीरों की, लड़े मौत से हंसकर जो उन हिंदुस्तानी शेरों की, जिनके दम पर आज वतन की सजी हुई ये झांकी है। उनका खून अभी भी कर्जा बनकर हम पर बाकी है। जिसने मान बचाने भारत का बलिदान किया जीवन, 100 शेरों पर भारी था वो एक संदीप उन्नीकृष्णन। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ उरी हमले की, जो हुआ था 2016 में, आज ही के दिन। और आज ही के दिन हमने चर्चा के लिए हमने आमंत्रित किया विंग कमांडर श्री प्रफुल्ल बख्शी जी को। नमस्कार सर, आपका स्वागत है राष्ट्रमंच में। थैंक यू। थैंक यू ये वेरी एक मच। ऐसा मौका है जी जी सर कि 2016 में हमने हमारे 20 जवान शहीद हुए और अभी कुछ ही दिनों पहले हमारे फिर से तीन, एक डिप्टी एसपी कश्मीर में फिर से शहीद होते हैं, एक कर्नल, एक मेजर हमारे शहीद हो जाते हैं। तो ऐसा क्या है कि ये खत्म ही होने का नाम नहीं ले रहा। एक और देश में राजनीतिक खिचड़ी पक रही है और दूसरी ओर जो हमारे जवान हैं, वीर हैं, वो वीर गति को प्राप्त कर रहे हैं, जो हमारे देश का, मैं तो कहूंगी कि बहुमूल्य है हमारे लिए। तो इसी से चर्चा की शुरुआत करूंगी सर। थैंक यू वेरी मच। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हम इससे चर्चा से शुरुआत करेंगे और हमें बहुत दुख है कि हमने इतने वीर जवान हमारे शहीद हुए। उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करते हैं। हमारा पूरा संवेदना उनके परिवार के साथ है। पर बात सारी ये है जो आपने कहा कि ये घड़ी अब हमें उरी के अटैक की याद दिलाता है। अगर उरी का अटैक पता हो तो उरी कैंप के ऊपर उन्होंने हमला किया था। उरी कैंप हमारे एरिया में था। उरी कैंप के ऊपर हमला ही नहीं किया, काफी समय तक वो तो आतंकवादी वहां थे। तो ये उस समय की जो हालात थी वो बदल गई है, अब बदल गई है। पर फिर भी हालात चलते रहे, इसलिए रह रहे हैं क्योंकि उनके जो स्लीपर सेल्स हैं, उनके जो हेल्पर्स हैं, उनके जो सपोर्टर्स हैं, वो भी अभी अभी तक हमारी भूमि में है। आप चाहे आर्टिकल 370 लगा दीजिए, आप कश्मीर श्रीनगर की घाटी से उनको काफी हद तक निकाल सकते हैं। काफी हमारी पोजीशन अच्छी हो गई है, ट्रेड अच्छी हो गई है, टूरिज्म है, लोग खुश हैं। पर आपको मैं बता दूं, आपके ये आज से चलते रहेंगे, आतंकवाद चलता रहेगा, क्योंकि आपके बॉर्डर खुले हुए हैं, पीओके खुला हुआ है, वहां से वो आ रहे हैं। आप हर एक इंच के ऊपर निगरानी नहीं रख सकते अनटिल एंड अनलेस आप मॉडर्नाइज इक्विपमेंट जैसे कि ड्रोन वगैरह का इस्तेमाल करें। तो मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि ये हमारे को अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। आगे अब चर्चा करेंगे तो मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा। जी जी सर। तो सर, जैसे कि अभी हमने इस पर चर्चा की कि तो क्या, क्योंकि पाकिस्तान अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पा रहा, जो भी येन केन प्रकारेण, वो जो भी अपने एड़ी चोटी का उसने जोर लगाया कि आर्टिकल 370 का जैसे आपने जिक्र किया तो वो वापस आ जाए, फिर से लागू हो जाए। तो अपने ही देश के कुछ लोग उन्हीं के सपोर्ट में उतरे हुए स्लीपर सेल से, या जो भी आप उन्हें कहें, तो क्या ये उसी का ही, जैसे कहते हैं ना, एक्शन का रिएक्शन, तो इस तरह के आतंकी हमले जो हो रहे हैं। एक और जो अभी न्यूज आई है उसमें ये है कि स्थानीय 13 जो आतंकवादी हैं, जिनकी प्रॉपर्टी यहाँ पर है इंडिया में, लेकिन वो रह रहे हैं पाकिस्तान में और आतंकवाद को वहीं से संचालित भी कर रहे हैं, तो उनको गवर्नमेंट ने जो है, एक अदालत ने स्पेशली भगोड़ा भी घोषित कर दिया है उनको। और 30 दिन के अंदर यदि वो नहीं कोर्ट में उपस्थित हुए तो उनकी प्रॉपर्टी को भी सील कर दिया जाएगा, ऐसा भी सुनने में आ रहा है। और अभी जो ऑपरेशन अनंतनाग है वो अभी कंटिन्यूअसली चल ही रहा है। लेकिन फिर भी जो हमारा, आप कहाँ कहाँ कमी आती है, जैसे आपने कहा कि ये कमी चल रही है, तो कहाँ, कौन सी, क्या राजनीतिक विल पावर तो हमारी इतनी कम नहीं है, सरकार बदल चुकी है, लोगों में भी चेंज आ रहा है, फिर कहाँ कमी है सर? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि जब बीमारी जो होती है आप उसका इलाज करिए। आप इधर उधर की बात करें, आतंकवादियों का घर हम लें या ना लें, उससे क्या फर्क पड़ता है। सबसे बड़ी बात है, आपको आतंकवाद को अगर खत्म करना है तो अपने कश्मीर को सिक्योर करना है।
कश्मीर को सिक्योर आप कर सकते हैं अंदरूनी सिक्योरिटी से, एक्सटर्नल सिक्योरिटी। अंदरूनी सिक्योरिटी का मतलब है कि आपके जितने जो जैसे कि स्लीपर सेल्स कह रहे हैं उनको, जो टेररिस्ट बचे हुए हैं, और जो भारत और जो कश्मीर का मुद्दा अलाइव रखना चाहते हैं, पाकिस्तान के साथ सहमति करते हैं, उनके साथ गठजोड़ बना के रखे हुए हैं, वो सबसे ज्यादा हानि कर रहे हैं। तो आप ये बात मान के चलिए इस समय कि हमारे को सबसे ज्यादा उनसे खतरा है। और खतरा है हमारा ओपन बॉर्डर। हमारा बॉर्डर खुला हुआ है, बॉर्डर के ऊपर पूरी खाली पड़ी हुई है, हमारे स्लीपर सेल्स मौजूद हैं, और हमारा पूरी वैली के अंदर कमांड एंड कंट्रोल नहीं है। कमांड एंड कंट्रोल का मतलब है हर एक मिलिट्री एजेंसी, पैरामिलिट्री एजेंसी बहुत अच्छी है, बहुत एफिशिएंट है, बड़े बहादुर हैं, पर इतने सारे लोगों के बीच में अगर जब कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, वो सिर्फ मात्र अगर कहने के लिए, हमारा दिल खुश करने के लिए कहे कि बड़ा अच्छा कोऑर्डिनेशन है, और सब ठाकुर सुहाती बोलते हैं कि हम ऐसी बात ना बोलें जो ठाकुर साहब को बुरी लगे, तो ये बात चलेगी नहीं जब तक आप पूरी वैली में एक कमांड एंड कंट्रोल नहीं रखेंगे। अब देखिए 1 हफ्ता होने को आ गया है, आपका अभी तक अभियान चल रहा है, और हम कहते कि आतंकवाद खत्म हो गया। ये कैसे हो सकता है? 6-7 दिन चल रहा है और आप कह रहे हो खत्म हो गया। नहीं, खत्म हुआ, ये चलता रहेगा, और इसको जो अंजाम दे रहे हैं पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई मिलके, उनको बड़ा फायदा हो रहा है। अब आप ये पूछेंगे कि क्यों फायदा हो रहा है, मैं आपको बता दूं। पाकिस्तान की आर्मी की अहमियत तब तक है जब तक कि कश्मीर का मुद्दा अलाइव है, और कश्मीर के मुद्दे को अलाइव करने के लिए उनको ये हरकतें करनी पड़ रही हैं, जिसको हम होने दे रहे हैं। तो पाकिस्तान को प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की जो जनता है, यूथ है, सब डेमोक्रेसी मानते हैं और कहते हैं कि हमें क्यों नहीं, अब आर्मी की क्या जरूरत है, आर्मी अपने बैरक में जाए। ये नहीं कहते कि घर चली जाए, अपने बैरक में जाए, अपना काम करे। पर आर्मी को चाहिए कंट्रोल। 85% ऑफ बिजनेस ऑफ पाकिस्तान इज इन आर्मी हैंड। आर्मी जब तक घोड़े के लगाम नहीं पकड़ के बैठेगी, प्राइम मिनिस्टर को नहीं कंट्रोल करेगी, आर्मी का हुकूमत नहीं चलेगी। इसलिए आर्मी हुकूमत चलाना चाहती है, कश्मीर का मुद्दा अलाइव रखना चाहती है, इसीलिए टेररिस्ट एक्टिविटी कर रहे हैं। अब आप पूछेंगे टेररिस्ट एक्टिविटी क्यों हो रही है? इसलिए हो रही है कि आपका पीओके में जहां 18 किलोमीटर, 20, 25, 30 किलोमीटर जहां से अटैक आ रहे हैं, उस जगह को हम खत्म ही नहीं कर रहे, वो वहीं के वहीं है। जब तक आप अपने मीडियम आर्टिलरी से, हैवी आर्टिलरी, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर या अटैक हेलीकॉप्टर या ड्रोन, हैवी ड्रोन से आप उन जगह को नेस्ता नबूद करके उसमें ऑक्यूपेशन करिए। जब तक आप उसको ऑक्यूपाई नहीं करेंगे उस एरिया को, पाकिस्तान की आर्मी ऑफेंसिव पे रहेगी। उनको डिफेंसिव में लाने के लिए आपको पीओके का एरिया ऑक्यूपाई करिए, और फिर देखिए उनके सारे भूल जाएंगे अटैक और पैटर्न, ये सब उनके हैंडलर्स सब वापस चले जाएंगे, और तब आपका कंट्रोल होगा। पीओके आपने अभी कहा, हमारे मिनिस्टर्स कह रहे हैं पीओके हमें लेना है। अगर लेना है तो लीजिए, श्री गणेश करिए, क्यों क्या मुहूर्त की इंतजार कर रहे हैं ना? जब आप पीओके ले लेंगे, और जो आपका बॉर्डर जो खाली पड़ा हुआ है, वहां पे रिटायर्ड पर्सनल, आर्मी पर्सनल को या पैरामिलिट्री पर्सनल को जो बसना चाहते हैं, उनको वेपन्स दीजिए, उनको बसाइए 18-20 एकड़ जमीन देकर, और इंटरकनेक्टेड उनको डिफेंस कमेटी के हिसाब से उनको इंटरकनेक्ट करिए, विलेज डिफेंस कमेटी के हिसाब से, और वो आपको सील करेंगे बॉर्डर को। आप पीओके को लीजिए और फिर अपना अभियान चलाइए एक कमांड एंड कंट्रोल वैली में, और धीरे धीरे आतंकवादियों को निकालिए। अब आप पूछेंगे आतंकवादी तो निकल गए, कैसे निकल गए? अभी आप खुद ही कह रहे थे कि आतंकवादी तो पाकिस्तान से ऑपरेट कर रहे हैं, उनके लोग तो यहाँ बैठे हुए हैं। वही आतंकवादी हैं जिन्होंने कश्मीरी पंडितों को निकाला है। 1800 औरतों के बदन काटे गए थे, 6 महीने तक रेप चला था, और वो कहते थे आप चले जाइए घर छोड़कर, अपनी औरतों को छोड़ जाइए। ये नारे लगते थे महीनों तक। हमारे किसी में इतने खून में गर्मी नहीं थी कि इस पे एक्ट कर देते। नपुंसकता हमारी थी, जिसके कारण वह पाकिस्तान इतना हावी हो रहा है, आतंकवाद पर हावी हो रहा है। इसलिए मैं आपको कहता हूं अब समय आ गया है, चाणक्य नीति को अपनाइए, और अब
जितने आतंकवादियों के, जितने कश्मीरी पंडितों के घर हैं उनको सील करिए, कश्मीरी पंडितों को बुलाइए, वो घर लेते हैं तो ठीक है, नहीं लेते तो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी बना के उसको बंद रखिए, और जितने लोग अंदर हैं उनसे पूछिए आप कैसे अंदर आए, आप अपना जी पूरा एक्सप्लेनेशन दीजिए, कोर्ट में केस करिए, एफआईआर करिए। ये हमने नहीं किया, हम कुछ नहीं करना चाहते। आप सोच रहे हैं बिना कुछ किए, बिना घोड़े पे बैठे आप रेस नहीं जीत सकते घोड़े की, आपको घोड़े पे बैठना पड़ेगा, और इसलिए ये प्रॉब्लम है। जी, जी 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 आपने जो बताया उससे ये जाहिर होता है। सबसे पहले तो मैं आपको प्रणाम करूंगा विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी जी। आपका हमारे साथ होना हमारे लिए सौभाग्य की बात है और रेडियो हिंदुस्तान के लिए गौरव का विषय है। तो अब मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि जैसा आपने अभी बताया उससे ये समझ में आता है कि आतंकवाद की समस्या कश्मीर में तीन तरह से दिख रही है। एक तो जो वहां पर बसे हुए आतंकवादी, दूसरे जो खुले हुए बॉर्डर से आ रहे हैं, और तीसरे जो उन आतंकवादियों के स्लीपर सेल है जिनमें वहां के नेता भी हैं, जिनमें से बहुतों को हम जानते भी हैं। लेकिन बहुत अच्छा बिल्कुल, आपने कहा। जी वेरी गुड, जी, वेरी गुड, थैंक यू। विल चाहिए। जी, विल चाहिए, विल चाहिए। और आपने, मुझे अच्छा लगा, समाधान भी बताया। बॉर्डर पर पुराने जितने भी हमारे मिलिट्री के सूरमा हैं, हमारे मेजर रिटायर्ड, हमारे विंग कमांडर्स, हमारे जो बड़े बड़े अफसर, जिन्हें जिनके अंदर मतलब जोश, सामर्थ्य, और आज भी रिटायर होने के बाद भी वो कुवत है कि दुश्मन का मुंह तोड़ मुकाबला कर सके, उनको वहां पे बसाया जाए। सामने वाले समझ जाएंगे यहाँ तो सारे शहरों की बस्ती बसी हुई है, तो उनके लिए बहुत मुश्किल होगा ये सोचना कि वहां से क्रॉस करके देश में आए। दूसरा, आपने बताया कि जम्मू कश्मीर में पुराने कश्मीरियों को, हिंदू पंडितों को, कश्मीरी पंडितों को वापस बसाया जाए, सरकारी संस्थान वहां पे चालू किए जाए, और वहां पे रहने वालों से पूछताछ की जाए कि दरअसल वहां पर है कौन, और वो असल में कहां से आए हैं, और उनका असली काम क्या है। और तीसरा जो आपने बताया वो मैं जानना चाहूंगा, जो स्लीपर सेल, जो वहां के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आग पानी खाद देते हैं इस समस्या को, इनका क्या इलाज हो सकता है? क्या फिर से आप हमको क्लीन स्वीप की जरूरत है? देखिए, ऐसा है, आपने जो कहा, पहले तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं कि आपने एकदम से मेरी पूरी की पूरी बात को समझ लिया। इसका मतलब है आपका तो माइंड वेरी शार्प, आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट यू। थैंक बट लेट मी टेल यू कि यू। आतंकवाद तो ये स्लीपर सेल्स हैं, ये ऐसे नहीं कि कोई पता नहीं है, ये गवर्नमेंट सर्विस में भी हो सकते हैं, ये पुलिस जी में भी हो सकते हैं, और हैं बहुत थोड़े। ये सारे जी इस्लाम का नाम खराब कर रहे हैं। इस्लाम जी धर्म का अगर कोई नाम डुबो रहा है तो यही लोग डुबो रहे हैं। थोड़ी सी मछलियां हैं जो सारे जी समुद्र, ता- तालाब को, नदी को खराब कर रही हैं। इनको जी निकालने के लिए आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, जब एक जी कमांड एंड कंट्रोल में आएंगी, फिर इनको जी धीरे धीरे आप निकालना शुरू करें। ये जो जितने लोग पाकिस्तान में चले गए हैं, जिनकी 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 प्रॉपर्टीज यहाँ पे हैं, पहले बात जी तो इनको आप बुलाइए, इनको इंक्वायरी करिए, इनकी इंक्वायरी से सब पता चलेगा धीरे धीरे। तो ये सारी की सारी चीजें आपको एकदम से बता देंगी कि कौन कहाँ है। और फिर लोअर तबके के पॉलिटिकल बॉडीज, ये विलेज कमेटी में, पंचायत सिस्टम, हर जगह जो जो सहमति देते हैं आतंकवाद की, उन लोगों की मैं बात कर रहा हूं। बहुत थोड़े नंबर पे हैं, पर हैं बड़ी अहम जगहों पे। उनको किसी तरीके से हमको ढूंढ के निकालना पड़ेगा। उसके लिए इंटेलिजेंस को तरीके पता है, पर इंटेलिजेंस तब पता नहीं। देखिए, आपके किचन में आप 4 5 खानसामे लगा दीजिए, फिर आप बताइए खाना कैसे बनेगा। और शाम को आपके घर में बड़ी दावत है, यही हो रहा है, क्योंकि हर एक डायरेक्टर जनरल अपना झंडा घुमा के हो रहा है, हर एक जी का जी एरिया जी अंडर में है, हर एक अपना बहुत बढ़िया। टर्फ अंडर कर रहा है। ये जी नहीं जी तरीका। आप जी एक एक बंदे को बैठाइए, एक संस्था को जो आप सोचते हो सबसे एफिशिएंट है, और उसको ही अकाउंटेबल रखिए, उसको ही रिस्पॉन्सिबल रखिए। अगर हिंदी जी में कहते हैं किसी की खटिया खड़ी करनी है तो उसकी करिए, पर वही होगा तरीका, नहीं तो नहीं। जी बिल्कुल। अनुमति लेके मनीषा, मैं आपसे एक बात फिर से पूछना चाहूंगा बख्शी जी से जी कि जी बिल्कुल सर। कि क्या कमी है, कहाँ पर चूक हो रही? जो मनीषा ने जो बात कही थी उसको आगे बढ़ाता हूँ। क्या हमारी खुफिया एजेंसियों और हमारी सेना के बीच में कोऑर्डिनेशन
में कमी है, या हमारे सेना को पूरा अधिकार नहीं मिल रहा है कि वो खुल करके सफाया कर सके। क्लीन स्वीप क्यों कामयाब नहीं हुआ? क्योंकि क्लीन स्वीप तो ऑलरेडी चल रहा है और जो कि हो चुका होना चाहिए था, लेकिन हर 4 दिनों बाद इस तरह की घटनाएं आती है। तो जो आपने कहा था कि ये सिलसिला चलता रहेगा, तो आपकी बात में गहरा संदेश है, मैं चाहता हूं कि उसको आप स्पष्ट करके। सबसे पहली बात है कि अगर जी आपको ये रोकना है तो आप जो अपनी सर्जिकल स्ट्राइक करते थे, आप जी कम से कम 3 महीने में 2 करिए उन जगहों पे जहां से आ रहे हैं। आप निरंतर करिए, आप बताइए मत, अनाउंस मत कीजिए। चाहे क्रिकेट मैच चल रहा हो, आप अपनी सर्जिकल स्ट्राइक करिए। आप मत परवाह करिए कि पाकिस्तान का कौन आया है नहीं आया। आपकी कोई भी मीटिंग चल रही हो, आप अपनी सर्जिकल स्ट्राइक जारी रखिए। तब उनको ठीक पता चलेगा कि मजाक के दिन खत्म हो गए हैं। ये है तरीका। ये नहीं, अगर आपने ठीक पहले से प्रिपेयर करके बताना शुरू कर दिया तो वो सतर्क हो जाएंगे। आप उनको सतर्कता मत करने दीजिए, आप अपना काम करिए। और जब आपकी सर्जिकल स्ट्राइक्स होगी, आप देखेंगे ये सारे का सारा सिस्टम अपने आप रुक जाएगा, क्योंकि फिर बहुत वो डिफेंसिव पे आ जाएंगे और फिर उनकी जगह अटैक करना शुरू करिए और जगह जिधर है। और यही नहीं, अगर पाकिस्तान ज्यादा नहीं मानता तो आप कहीं भी पाकिस्तान के एरिया में घुसिए और फुल फ्लेजेड वॉर करिए। किसने रोका है? अगर ये जरूरत पड़ती है आप करिए। आप उसको 3-4 मेजर जगह को ऑक्यूपाई करके रख लीजिए, उसके पोर्ट को ऑक्यूपाई करके रख लीजिए, ताकि पाकिस्तान को सबक सिखाया जा सके। हम सबक नहीं सिखा रहे। फिर इकोनॉमिक तरीके भी हैं जिसको पाकिस्तान को करने के। अब आप बताएं, ये जितनी कंट्री सहानुभूति करती हैं, अभी आपको खबर अभी आई है कि नहीं आई है कि पाकिस्तान को क्या कहते हैं, अमेरिका ने लोन IMF से थ्रू लोन बरकरार कर दिया है और पाकिस्तान से कहा कि तुम यूक्रेन को आर्मामेंट सप्लाई करो। यह सारा का सारा गेम चल रहा है। इस गेम में कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं, अपना अपना इंटरेस्ट सब देख रहे हैं। हमारा इंटरेस्ट इस समय यह है, पाकिस्तान को आप किसी तरीके से कंट्रोल करें कि वो कश्मीर में दखल अंदाजी ना करे। उसका यही तरीका है। आप उसके POK को ऑक्यूपाई करिए, चाहे 5 किलोमीटर या 500 किलोमीटर, जो भी करना है जितनी जल्दी हो सके आप करना शुरू कर दीजिए। और बातचीत का दौर अगर चल रहा है उसकी परवाह मत करिए, आप अपना ये काम जरूर रखिए, इनको डिस्कनेक्ट कर दीजिए। फिर पाकिस्तान को पता चलेगा इंडिया इज सीरियस। नहीं तो अब ये कहते हैं नहीं, ये तो बातचीत करेंगे, वे मान जाएंगे, इनको तो बताना बड़ा आसान है। और ये इत्यादि इत्यादि। और जितने पॉलिटिशियन हैं जो पाकिस्तान के संदर्भ में पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे कश्मीर से कोई भी, नाम नहीं लूंगा उनका, आप उनको इग्नोर करिए। उनका काम है, वो अपनी रोटी कमा रहे हैं, उनको कमाने दीजिए, उनकी परवाह मत करिए। आप अपना अपना मिलिट्री एक्शन जारी रखिए, उनको जो कहते हैं कहने दीजिए। और अपनी मीडिया को पूरी ब्रीफिंग दीजिए। मीडिया से कुछ, जब मीडिया, आप, मैं बता रहा हूं, मीडिया को अगर आप अपने कॉन्फिडेंस में रख के पूरी ब्रीफिंग दीजिए, आपको कोई गलत रिपोर्टिंग नहीं होगी। ये बिल्कुल सीधी होगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पर आपको ये करना होगा, ये हम नहीं करेंगे। सबसे पहले हमारे को तो हाथ कांपने लगते हैं। कश्मीरी पंडित का सब्जेक्ट मैं बोलता हूं, लोग अपनी आंखें फेर लेते हैं। क्यों, पता नहीं क्या, क्यों सब्जेक्ट से डर लगता है लोगों को। मैं जहां बैठता हूं, जहां पे बात करता हूं, कश्मीरी पंडित खुद बात छुपाने की कोशिश करते हैं। पता नहीं किस बात का दहशत है जरूर। बहुत ये अफसोस। जो ये देश का दहशत आ दुर्भाग्य गई, है सर, ये देश का दुर्भाग्य है कि जो बिल्कुल देश के मुद्दे हैं उन्हें कोई टच बिल्कुल भी नहीं करता। सच्ची बात तो और यही है, इधर सच्चाई उधर ये है। ये इधर उधर देश की का बात, दुर्भाग्य है, उस नाम हिम्मत के बदल साथ। दिया, हम ये कर रहे हैं, वो मतलब एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं पॉलिटिशियन, वोट गैदरिंग के लिए, अटेंशन देने, वो करते रहिए, ये खेल वेल चलते रहेंगे। देश की रक्षा से बड़ा बड़ा कोई काम नहीं है, कोई पॉलिटिकल पार्टी बड़ी नहीं है, कोई पॉलिटिकल एक्शन बड़ा नहीं है। यहाँ देश की रक्षा की बात हो रही है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि ये पॉलिटिशियन जो कहते हैं कि कश्मीर से पाकिस्तान से बात करो, ये करो, वो करो, इग्नोर देम, जस्ट इग्नोर इट, डोंट इवन रिपोर्ट दिस मैटर। जी मनीषा, जी जी सर, थैंक यू सर। तो सर मैं आपसे अभी मैं सुन रही थी तो मैं यही मेरे दिमाग में चल रहे हैं सारे ये सारे जो व्यूज हैं। जैसे आपने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति तो यही है कि हम साहस के साथ, भारत एक बहुत अच्छा महान है और देश है, मैं भी उसके ऊपर एक भारतीय होने पर गर्व करती हूँ, लेकिन
दुर्भाग्य की बात यह है कि हम साहस के साथ अपनी बात ही नहीं रखना चाहते। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो सर मुझे ये लगता है कि जो हमारे वीर जवान जो कि एजुकेटेड हैं, साहसी हैं, और उनकी जानें जब ऐसे ही चली जाती है ना कि धोखेधड़ी में या किसी भी तरीके से देश के गद्दारों के कारण, और दूसरी ओर जो मानसिक दिवालिया लोग हैं, वो सत्ता की मलाई खाने के लिए प्रपंच रचते रह जाते हैं। क्या आपको नहीं देखिए, लगता सर कि ये जो राजनीतिक विल पावर की जो कमी है, और जो लोगों का एक तरीके से, अभी आपने कहा कि कोई चर्चा ही नहीं करना चाहता, डर ये समर्थन जो नहीं है। बैठा हुआ है, जब तक ये डर आम जनमानस के दिल से दूर नहीं होगा, और ये राजनीतिक मलाई या राजनीतिक खिचड़ी बनाने वाले लोग जो हैं, इसी तरह से, चाहे वो पाकिस्तान में राजनीतिक रोटियां सेकने वाले हो, चाहे वो वहां की आर्मी हो, वहां की तो हम बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि काम तो हमें खुद को करना है, जैसे आपने कहा। तो क्या आपको नहीं लगता कि ये जो राजनीतिक जो एक तरीके से कमी इच्छा है शक्ति। साहस की राजनीतिक नेताओं में, ये इसका मेन कारण है कि हम अभी तक उन समस्याओं को सॉल्व नहीं कर पाए जो कि 1947 से चलती चली आ रही हैं। और बिल्कुल। एक मैं यदि कहूँ, मैं इसे दोहराती हूँ कि जो आपसे पहले भी हमारी चर्चा हुई थी इसी बारे में, कि देश के कुछ लोगों को किसने ये हक दिया कि जो हमारी पूरी जनता का जो हित है, कि हम ऐसे, ये हमारी प्रॉपर्टी नहीं है, ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, लोगों का है ये, हम उसे उपहार स्वरूप किसी को दे दे, चाहे वो चाइना का हिस्सा हो, चाहे पाकिस्तान का ये पीओके है। आप देखिए, 50,000 स्क्वायर किलोमीटर तो सन 62 के बाद से पाकिस्तान ने ले ही लिया है। तो आपने, और जो पाकिस्तान के पास चाइना ने ले लिया है, और जो पाकिस्तान के पास एरिया था शख्सगाम वैली, वो भी पाकिस्तान चाइना को दे दी। देखिए, ऐसा है, ये सब कुछ चलता रहेगा। मैं एक वो रामधनी सिंह दिनकर जी की कवि पंक्तियां याद आती हैं। रे रोक युधिष्ठिर को न यहाँ जाने दे उसको स्वगधीर, रे रोक युधिष्ठिर को न यहाँ जाने दे उसको स्वर्गधीर, पर फिर हमें गांडीव गद्दा लौटा दे अर्जुन भीम वीर। हमको जो क्या? चीज लोग चाहिए बहुत इस समय, बहुत बढ़िया। लड़ने वाले चाहिए। माँ को, माँ जी की जब रक्षा करनी होती है तो उसके बेटे हाथ में तलवार लेके माँ की रक्षा करते हैं। ये नहीं कि जी इधर उधर की बातें करते हैं, सियासत और तिजोरी की बात, और जो कॉमर्स की बात, ये सारी की सारी चीजें हमारे देश के बेटों को पता होनी चाहिए। इस समय बहुत सीरियस मामला है हमारे ऊपर, ये कोई मामूली चीज नहीं है। हम सिर्फ सियासती कार्यवाहियों में लगे हुए हैं और सोच रहे हैं कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। यही सारी हमारी गड़बड़ है। जी, मैं तो ये आपकी बात से कहूंगी मुझे सर, समझ। ठीक, कहिए नहीं मनीषा, प्लीज कहिए। नहीं सर, बस एक कमेंट कर रही थी मैं सर की जी बात पर, कि जी। देश जो है, वीर जो है, मतलब वो सिर्फ एक ही भाषा जानते हैं, और वो है साहस की भाषा। इफ बिल्कुल। बट नो का उसमें कोई जगह नहीं होती। इतिहास वही रचते हैं जो साहस के साथ डिसीजन लेना जानते हैं, क्योंकि उसका एक बात परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए फिर हमें। और देखिए, ये आप हाई ठीक, टाइम है, मुझे लगता है सर, बिल्कुल आज नहीं आपने तो भी फिर कभी नहीं। देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जब वीर को अपनी ड्यूटी पता होती है, पर जब वो वीर अपनी ड्यूटी कर रहा होता है, उसको पता चलता है कि कोई मेरे को ड्यूटी, मेरी करने की ड्यूटी करने पर लोग आपत्ति उठा रहे हैं। कभी कोई कहता प्रूफ बताइए, कोई तुम्हारे माँ के इज्जत पे हाथ उठाने के लिए कोई आया है और आपने उसको मारा है, तो दूसरा भाई कहेगा प्रूफ दिखा। ये जो है, ये अभी तक बात समझ नहीं आई बहुत हमें। ये बहुत आप अफसोस की बात। हमारे लड़ने वाले की को हताश करते हैं। जिसको कहते हैं ना, हताश का मतलब ये, जिसका दिल एब्सोल्युटली, जिसको कहते हैं कड़वा हो जाता है, कि हमारे पास ऐसे लोग भी बैठे हुए हैं, दुश्मन वो है कि ये है। तो कुछ सिपाही ये सोचने लगता है कि हमारा दुश्मन कौन है। ये जो एग्जैक्टली है, ये फीलिंग नहीं आनी चाहिए। इस समय आपकी मातृभूमि की रक्षा सबसे बड़ी चीज है। उसमें कोई सियासत की बात नहीं होगी और कोई कुछ नहीं होगा। जो हमने सजेशन दिए हैं, अगर पसंद आते हैं तो करिए, नहीं पसंद आते तो इग्नोर कर दीजिए। और क्या कर सकते हैं हम? तो ये बात है, काम की बात बताएंगे कि यही हो सकता है, आप और कुछ नहीं कर सकते। आप अपने स्लीपर सेल को निकालने का यही तरीका है। कश्मीरी आतंकवाद को घुसने के लिए रोकना यही तरीका है। आगे जो अगर आप क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं आपको बताऊंगा और कैसे चीजें होती हैं, अफगानिस्तान से क्या हो रहा है, उनको कैसे रोका जा सकता है, और किस तरीके से चाइना पाकिस्तान का क्या कॉम्बिनेशन है, वो क्या करेंगे, सी से समुद्र के रास्ते क्या हो रहा है, वो अलग बातें हैं, वो बहुत सारी बातें हैं। जो आप पूछेंगे मैं हाजिर हूं। जी जी, बिल्कुल, जैसा पारिता सर आपने कहा। प्लीज। जी, जैसा बख्शी साहब आपने कहा
कि पाकिस्तान के खिलाफ सेना के सरदारों को एक असरदार योजना का समर्थन सरकारी तौर पर मिले और देश में पाकिस्तान के गद्दारों को खत्म करने के लिए भी एक योजना अंदरूनी तौर पर तैयार की जाए, जिसपे कदम दर कदम पूरी अनुशासन के साथ में, कड़ाई के साथ में काम किया जाए। मुझे लगता है, मुझे हैरानी होती है, मैं चाह रहा था कि आपसे जरूर बात करूंगा, लगातार बात होती है सीमा की, चाइना और भारत की सीमा समस्या की, पर कभी ये बात नहीं होती पाकिस्तान से जो जम्मू कश्मीर के रास्ते से रोज रोज आ रहे हैं और खत्म नहीं हो रहे हैं, ये गीदड़, ये चमगादड़, ये कनखजूरे, ये नेवले, तो इनके लिए क्या कोई योजना अंदरूनी तौर पर नहीं बनाई जा रही है? अगर बनाई जा रही है तो उसमें कहाँ क्या कमी है कि ये कहाँ से ये जानवर चले आते हैं और हमारे को चोट पहुंचाते हैं, हमारे सेना नायकों को मारते हैं? तो अभी इसी बात से मुझे समझ में आया कि कुछ गद्दार है, और ये बात कही जा रही है अभी जो अनंतनाग का हुआ जो हादसा, जिसमें हमारे वीर बलिदानियों की, 3 बड़े वीर बलिदानियों की जान गई, उसमें सुना गया है कि कोई गद्दारी की गई, उनको कुछ गलत इंफॉर्मेशन देकर बुलाया गया, वहां पे घात लगा करके घेर करके उनको, उन पर हमला किया गया। देखो ऐसा है, मैं आपको बता दूं, ये लड़ाई जी का एक तरीका है जी जो 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 उन्होंने किया, बड़ी चतुराई से किया। मैं जी उनको एक्चुअली सराहना करता हूं कि वो, उनके दिमाग में ये बात आई कि मैं अगर होता उनकी जगह यही करता, और दुश्मन के साथ करना है तो मैं यही करूंगा। आप दुश्मन को मिस इन्फॉर्मेशन से मिसलीड करिए, और मिसलीड करिए। देखिए, कहां पुलिस वाला भी साथ में था, आर्मी भी साथ में थी, तो इसका मतलब है वो कुछ तहकीकात करने जा रहे थे, कुछ ऑब्जर्व करने जा रहे थे। क्वेश्चन ये है कि अगर वो जगह सील होती, उनके आने का ही रास्ता रोक दिया होता, तो ये दिन नहीं देखते आप, ये तो होता ही जी, नहीं। और जितने ये जंगल के एरिया हैं, ये बड़े डिफिकल्ट है। मैं उस जगह गया हुआ हूं, हमने कैंप भी लगाए हुए हैं। वो जगह पे अंदर घुसना मुश्किल है, जंगल इतने बड़े हैं और इतने ऊंचे पेड़ हैं। आपको वहां पे मिनी कंटोनमेंट्स बनाने पड़ेंगे जब बॉर्डर सील करके। स्मॉल, जिसको कहते हैं ना, एक गड़ी छोटी होती है जवानों की, जी जो जी इनकैंपमेंट होते हैं जगह जगह पे इंटरकनेक्टेड, और पूरे एरिया को सर्वेलेंस करना पड़ेगा ड्रोन से। आपके अब ड्रोन, अब आपको बड़े ड्रोन भी मिल रहे हैं, लॉन्ग रेंज के भी मिल रहे हैं, सब है। जितनी जल्दी हो जाए आप पूरा सर्वेलेंस करिए, और लगातार आप पीओके के अंदर ऑफेंसिव करिए। शहादत देनी है तो शहादत पाकिस्तान वाले की शहादत हो, हमारी नहीं, हमारे दोस्तों भाइयों की नहीं। अगर किसी ने आपत्ति उठानी है और रिएक्ट करना, वो रिएक्ट करे। देखिए, जब बॉक्सिंग करते हैं आप, तो बॉक्सिंग में अगर आप डिफेंसिव पे रहेंगे, आपको पॉइंट नहीं मिलेगा, आप हार जाएंगे बाउट। आपको ऑफेंसिव पे आना पड़ेगा। ऑफेंसिव पे आके आप उसको किसी तरीके से चोट पहुंचाइए। भारत को उनको निरंतर चोट पहुंचानी चाहिए, चाहे वो हरकत कर रहे हैं या नहीं कर रहे। आप उनको हफ्ते में आप अपने बंदी बना दीजिए, क्या अब 10 दिन बाद करनी है, 15 दिन बाद करनी है, कहीं ना कहीं चोट करिए, तब बात बनती है। ये जो आपने जो 12 मिराज से जो स्ट्राइक करी थी, ऐसी स्ट्राइक्स, छोटी छोटी स्ट्राइक अटैक हेलीकॉप्टर से आप उनको करते रहिए, भगाते रहिए, यही तरीका है। फिर वो थक के घुटने टेक के नेगोशिएटिंग टेबल पे आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। मैं कहना चाहूंगा जो उन्होंने अभी कहा, उनकी बात से मुझे बहुत बहुत प्रसन्नता है, और आप सूरज को दिया नहीं दिखाना चाहता, आपकी मैं प्रशंसा क्या करूं, लेकिन मैं कहूँ कितनी गहरी चिंता है आपके अंदर कश्मीर को लेकर के, क्योंकि कश्मीर भारत का मस्तक है, और यही सुरक्षित नहीं है तो हमारी गर्दन अगर सुरक्षित नहीं तो हमारा अस्तित्व सुरक्षित नहीं है। तो इसीलिए मैं ये सोच रहा था, जी आपकी बातों से बहुत सारी चीजें समझ में आ रही जो हमारे माध्यम से देश के लोगों तक पहुंचेंगी, सबको उस चिंता का एहसास होगा जो होना चाहिए। तो मैं ये कहता कि ये काकरोच, ये कीड़े मकोड़े जो बस गए हैं, जो लगातार चले आ रहे हैं खुली हुई सरहदों से हमारे भारत पाकिस्तान के बीच में, और जो वहां पर उनके लिए काम कर रहे हैं पाकिस्तानी समर्थक बनकर स्लीपर सेल के रूप में, इन सब के लिए एक काला हिट नाम का एक नया ऑपरेशन लॉन्च करना होगा मुझे लगता है। और उसमें मुझे जो आपने समझाया एक चीज और समझ में आई है, आपका समर्थन चाहूंगा उसमें बख्शी जी, कि जब कश्मीरी पंडित चूंकि बरसों से डरे हुए हैं, वहां से भागे हैं, तो उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही वापस जाने की, क्योंकि उन्हें सरकार पर विश्वास नहीं कि पूरी सुरक्षा मिलेगी। तो क्यों ना हम अपने सेना के लोगों को वहां पे बसाएं, वहां पे पूरी मिलिट्री को घर जमीन जायदाद दे करके वहां पे बसाएं, पूरा सपोर्ट दे, ताकि जब हमारे सारे शेर वहां रहेंगे, वही वाली बात है जो अभी ये बात हुई थी, बॉर्डर में आप लोगों को, सीनियर्स को वहां पर सम्मान के साथ में स्थान दिया जाए, और
बाकी हमारे जो सेना के योद्धा है उनको पूरे कश्मीर में जगह जगह पर उनको घर जमीन जायदाद दी जाए, ताकि वो पूरा एरिया इतना मजबूत हो जाए कि ये कीड़े, ये नपुंसक, ये कापुरुष लोग जो वहां पे आतंकवादी की शक्ल लेकर के चुपचाप घुसते हैं मासूमियत के साथ, फिर कमीनेपन की हरकतों से बाज नहीं आते, इनका इलाज हो सके। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं परिजात साहब। जी सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप पॉलिसी आपकी गवर्नमेंट की होनी चाहिए। गवर्नमेंट अगर डिसाइड कर दे अगर कश्मीरी पंडित नहीं जा रहा, तो आप उसको लोकल मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जितनी हैं उनको वो घर दीजिए, और वो कहिए कि आपके चार्ज में आप जिसको भी रखिए, कोई जो आर्मी में पोस्टेड होता है, जो होता है रिटायर्ड होता है, जिसको भी आप देना है आप डिसाइड करिए, कमेटी बनाइए और उसके तहत करिए। और जो कश्मीरी पंडित नहीं आना चाहता उसको फाइनेंशियल वो जो उसको जो देना का उसका दाम चुकता करने, उसको कंपनसेशन दीजिए, बात खत्म हो जाती है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि मैं कोई आइंस्टाइन नहीं हूं कि ये फॉर्मूला निकाल रहा हूं, ये तो कोई भी आपको बता देगा, अरे जिसका है। पर ओनली थिंग इज, जब आप मिलते हो, मैं इनसे मिलता हूं, इनकी मीटिंग में गया हूं, मेरे को कश्मीरी पंडितों के ऊपर दया आती है कि उनके नेचर में ये नहीं है। अगर नहीं है तो जबरदस्ती क्यों उनसे कराना, वो नहीं हो पाएगा उनसे। देखिए ये डेमोग्राफी चेंज करने की एक बड़ा प्लान था कि किस तरीके से ये कश्मीर बना, पाकिस्तान बना है रिलीजन बेस्ड, कश्मीर का प्रॉब्लम है रिलीजियस बेस्ड प्रॉब्लम, तो इसको रिलीजन में लोगों ने धकेल दिया है और रिलीजियस एंगल दिया है। सारे के सारे टेररिस्ट एक ही तो रिलीजन के हैं जो आते हैं वहां पे, किस रिलीजन के हैं? या तो फॉरेनर आएगा पैसे लेकर, या फिर वो रिलीजन है। तो क्वेश्चन ये है, रिलीजन एक बहुत अहम, जिसको कहते हैं डिवाइडर होता है, जो ह्यूमैनिटी को डिवाइड करता है। कल आप और मैं एक ही भाई हैं, दो भाई हैं, मैं रिलीजन चेंज करता हूं, अगली 2 पीढ़ी के बाद देखो मैं कहूंगा मैं कहीं और से आया हूं, क्योंकि रिलीजन चेंज हो गया। ये मेंटल डिवीजन जो होती है ये बहुत भयंकर होती है, और ये मेंटल डिवीजन ही का नतीजा है। तो हमारे जो कश्मीरी पंडित हैं, अब वो इस बात मेंटालिटी उनकी नहीं है कि वो इनका सामना कर पाए। उन्होंने देख लिया कि कोई उनकी मदद के लिए नहीं आया, तो अब उनको जाना पड़ा। 5.5 लाख लोगों को अगर निकाल के, वो बिगेस्ट एक्सोडस जिसको कहते हैं जेनोसाइड, इसका नाम है जेनोसाइड, ये जेनोसाइड हो गई। और हमारा एक FIR नहीं है। लोग तो हंस रहे थे भारत के ऊपर कि एक भी FIR नहीं है, ये हो क्या रहा था? दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। तो दिस एस्पेक्ट मैं आपको कहता हूं, इसको बंद करने का, और प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है इसमें ये काबिलियत है कि ये करके दिखाएगी। एब्सोल्युटली इनको डिसीजन लेना है और दे विल डू इट, और ये हो सकती है चीज, मनीषा होगी चीज। तो आप इसको चिंता मत करिए, पर कम से कम आपके जैसे जो मीडिया होल्डर हैं, जो मीडिया की चेयर को, स्टेक को होल्ड करते हैं, उनको इस बात को अवगत कराना पड़ेगा लोकल चर्चाओं में, सेमिनार में, आपके टेलीविजन शोज के ऊपर, कि ये तरीका करना पड़ेगा। एंड प्लीज इसको, कश्मीरी पंडित को जब तक आप उठाओगे नहीं, आपकी ये टेररिज्म नहीं जाएगी, क्योंकि उनको पता है कि भारत के अंदर इतनी उनको ये इस चीज को हजम करने की शक्ति ही नहीं है। देयर डाइजेशन इज सो वीक, दे कांट डाइजेस्ट इट। ये हमको गलत प्रूव करना। जी 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 सर। मनीषा जी सर, मेरी आप लोगों की बातें सुन रही हूँ मैं, तो आपसे जो मतलब मेरे को विचार आ रहे हैं, और जो अपना भी मेरी सोच है, शराफत, जैसे सर ने कहा कि शराफत भी एक लंबे समय तक चले तो उसे कायरता मान लिया जाता है सर। और जेनोसाइड की आपने बात किया, तो 1947 में भी इतना बड़ा जेनोसाइड हुआ, क्योंकि वो जो हमारी ये जो डेट थी हमारी, वो प्रीपोन्ड कर दी गई थी। रातों रात एकदम से रात को अनाउंसमेंट हो जाता है कि ये भारत और भारत का बंटवारा हो गया और पाकिस्तान को जन्म दे दिया गया है। उस समय महात्मा गांधी ने कहा था कि पाकिस्तान बनेगा तो मेरी लाश पर, तो उनकी लाश पर तो नहीं बना, लेकिन लाखों लोगों की लाश पर जरूर बना था। अभी मैं प्रखर श्रीवास्तव जी को सुन रही थी, उन्होंने लिखा एक अपनी बुक लिखी है कि कैसे हुआ भारत और पाकिस्तान के बंटवारे का कारण क्या था, उसके ऊपर लिखा है। तो उसमें उन्होंने एक मतलब जिक्र किया, तो एक तरीके से कहते हैं कि रोंगटे खड़े हो जाने वाली फीलिंग, कि जिस दिन भारत आजाद हुआ, नेहरू जी ने अपनी स्पीच दी है, उसके अगले दिन अमृतसर एक ट्रेन आती है, ट्रेन खड़ी रहती है, कोई नहीं उतरता उस ट्रेन से,
और जब जो वहाँ के स्टेशन मास्टर थे और जब वो जाते हैं, उनका नाम था छेदी लाल, और जब वो जाते हैं तो इतना विभत्स दृश्य था अंदर कि लोग कटे हुए पड़े हुए थे उस ट्रेन में, है ना। बच्चे, छोटे बच्चे कहीं दबे हुए रह गए, तो वो माँ का दूध पीने के लिए ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो भी उनको काट दिया गया है, माओ को भी। इतना मतलब इतना ऐसा दृश्य कि दिल बाहर आ जाए। मैं मतलब बोल रही हूँ, लेकिन मुझे पता है कि अंदर से मुझे कैसा फील हो रहा है अपने लोगों के बारे में सोचकर। लेकिन आज की पीढ़ी को ना ये पता, और जो राजनेता हैं आज के, वो अपने जो फटे जो जो फूटे पटाखे हैं अपने परिवार को ही राजनीतिक गोटियां फिक्स करने में अभी भी व्यस्त है। देश के साथ क्या हुआ कोई उससे सबक नहीं ले रहा। आपने कश्मीरी पंडितों की बात करी, वो बहुत उसके बाद की बात आती है, उसके कोई हम नहीं ले रहे। आए दिन कोई ना कोई वायलेंस, कभी यहाँ तो इनोसेंट लोग तो मारे ही जा रहे हैं। सर ने जैसे भी बात करा ना, ऑपरेशन हिट होना चाहिए, तो क्या हम अपने घर के जो कीड़े मकोड़े उनको मारने के लिए किसी से परमिशन लेते हैं, या इधर उधर किसी का मुंह देखते हैं कि कोई क्या कहेगा, किसी से परमिशन ले कि घर में मच्छर बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, उन्हें मारना है। तो वास्तव में ही इस ब्लैक हिट को चलाने का टाइम आ चुका है। और जैसा आपने कहा कि ये काम तो चलते रहना चाहिए, मतलब जैसे आप सांस ले रहे हो, तो मुझे लगता है आपकी बातों से लगता है कि ये जो ब्लैक हिट का छिड़काव है वो टाइम टू टाइम, जैसे वीकली आप घर की सफाई करते हो, सफाइयां भी कई चलते प्रकार की रहना। होती है, एक डेली की होती है, एक मंथली होती है, एक जी जी एक होती है वीकली होती है, एक साल भर में दिवाली वाली होती है जो बड़ी लॉन्ग लंबे लेवल पर हो जाती है। जी जी तो जी ऐसी जी। सफाई अभियान हमें चलाते रहना चाहिए। मोदी जी का तो वैसे भी है स्वच्छ भारत अभियान। और मैं यहाँ पे लाइन कोट कर रही हूँ हरिशंकर परसाई जी की, क्योंकि देश आजाद हुआ, ये मुझे लगता है सर ये एक बहुत बड़ी भ्रांति है कि हमें आजादी मिली है। हरिशंकर परसाई जी है, उन्होंने बड़ा अच्छा कहा। उन्होंने कहा इंडिया इज अ ब्यूटीफुल कंट्री, और छुरी कांटे से इंडिया को खाने लगे। उन्होंने यानी कि ब्रिटिशर्स ने जब आधा खा चुके, तब देशी खाने वालों ने कहा अगर इंडिया इतना खूबसूरत है तो बाकी हमें खा लेने दो। तुमने इंडिया खा लिया, तो बाकी बचा भारत हमें खाने दो। यह बातचीत हुई थी 1947 में। हम लोगों ने कहा अहिंसक क्रांति हो गई, बिना खड़क बिना ढाल के जो है हमें तो आजादी मिल गई। बाहर वालों ने कहा यह आजादी नहीं, यह ट्रांसफर ऑफ पावर है, सत्ता का हस्तांतरण। मगर सच पूछो तो ये ट्रांसफर ऑफ डिश हुआ, क्योंकि उसे देश नहीं समझा, उसे एक डिश समझकर आधा खाया अंग्रेजों ने, इन्वेडर्स वाह ने। अब वाह। आधा बैठकर खा रहे हैं हमारे देश के बैठे हुए जो काले अंग्रेज हैं। तो क्या हुआ, थाली उनके सामने से, मतलब क्या था, ये आजादी नहीं थी, थाली अंग्रेजों के सामने से अब जो हमारे देश के जो देशी अंग्रेज थे उनके सामने आ गई। तो वो देश को पश्चिमी सभ्यता के सैलेड के साथ खाते थे अंग्रेज, देश को पश्चिमी सभ्यता के सलाद के साथ खाते थे। और जो आज हमारे यहाँ के काले अंग्रेज हैं और जो सो कॉल्ड लीडर्स हैं हमारे यहाँ के, ये जनतंत्र के अचार के साथ खाते हैं। यानी कि लोकतंत्र को, डेमोक्रेसी को उन्होंने एक मजाक बनाकर रख दिया। हम ही सोचते हैं कि हमारे हाथ में पावर है, सच में हमारे हाथ में पावर है ही नहीं। सर इसी पर मैं आपके विचार चाहूंगी। बख्शी सर जी। हाँ, मेरे से कह रही हैं। हाँ, जी जी जी। एग्जैक्टली ठीक है। अब किस मुद्दे पे मैं आपसे मेरा विचार चाहिए? आपने तो जो आपने जो नरेशन जी दिया है, मैं जी। तो व्हाट इज द क्वेश्चन या कि क्वेश्चन क्वेश्चन इज है सर कि या कश्मीर का क्यों नहीं सॉल्यूशन निकल कर आ रहा है। इसका रीजन यही है क्योंकि चाहता ही नहीं, जैसे वो तो चाहते ही नहीं, पाकिस्तानी की तो हम बात ही नहीं कर रहे। इंडिया में देखिए भी ऐसा जो है। इस तरीके आपका से, जी आपका भारत में भी ऐसे ही शक्तियां काम कर रही हैं जो भारत विरोधी है। और देखिए जब तक ऐसा ये है, जनमानस नहीं बदलेगा। आपको मैं बता दूं, अगर चाइना और पाकिस्तान होता तो इसका समाधान वो बड़ी, इजराइल होता तो बड़ी जल्दी निकाल लिया होता। जी हमारा जो काम करने का जो तरीका है, जो पद्धति है, जो प्रोसीजर है, वो डेमोक्रेटिक प्रोसीजर है। इसमें इलेक्शंस आते हैं, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन आती है, उसमें डिस्कशन होती हैं, डिबेट्स होती हैं, इत्यादि इत्यादि। और दूसरी बात ये भी है, हमारे जो नीचे के जो वर्कर्स होते हैं इस रीजन के, जो ब्यूरो जो लोअर लेवल के जो जो संस्थाओं को चला रहे होते हैं, अगर वो आपके ऑब्जेक्टिव के साथ सहानुभूति नहीं रखते तो आपका काम नहीं हो सकता। ये काम जो है, आपको, अगर आपको एक नदी पार करनी है
तो आपको किश्ती पे बैठ के पार करनी होती है, ना कि किसी पत्थर पे बैठ के आप पार कर सकते हैं। आपको हर एक चीज का समाधान उसी तरीके से निकालना होगा। इसका समाधान ये नहीं है, इसका समाधान है जिस तरीके से करना। सबसे पहले तो उन्होंने 370 का किया, बिल्कुल ठीक किया। 370 के बाद में अब जो मैंने आपको 2-3 स्टेप बताए थे, अगर वो स्टेप करते हैं, आप देखिए कितनी जल्दी हो जाएगा एकदम से। मोमेंट आप इनको स्टार्व कर दीजिए, हमारे जो स्लीपर सेल्स हैं, आप बाहर से आना बंद करा दीजिए एज इट इज। आपकी पत्थरबाजी बंद हो गई है, आपकी कई चीजें बंद हो गई हैं। अब आप अपना झंडा 15 अगस्त पे लहरा सकते हैं। कई चीजें हो गई हैं, बहुत अच्छी चीजें हुई हैं। आपको ये करने के लिए आपको ठोस कदम उठाने हैं, जो मैंने आपको 3 बताए। पीओके आप एक लीजिए, आप पीओके लेंगे ऑटोमेटिकली चीजें शुरू हो जाएंगी। आपने आधा भी ले लीजिए और आप जिस जगह पे है वहां पे लीजिए, और जो मैंने बताया अपने बॉर्डर को सैनिटाइज कर दीजिए, उनको अंदर मत आने दीजिए। एंड देन जो आप एक सिंगल कमांड एंड कंट्रोल की बात करी मैंने शुरू में, उसको मत भूलिए। वो आपको तो जितने स्लीपर एजेंसी, जो जितने इंटेलिजेंस एजेंसीज है, जब उनका वो किसी को पकड़ते हैं तो फिर उनको नॉर्मल कोर्ट प्रोसीजर नहीं होना है, उनकी अलग से इंक्वायरी होनी है, अलग से कैंप लगना है उनका, उनको फिर अलग से उसकी पूरी उसको डिस्पोजल अलग से होगा। और फिर आपको जब आपको वो सब मिलेगा, तब आपको पता चलेगा, ऑटोमेटिकली ही एक हफ्ते के अंदर बंद हो जाएगा। बात लोग छोड़ के चले जाएंगे, और जो जो छोड़ के नहीं जा सके वो एकदम बदल जाएंगे। अरे मैं तो कह रहा हूं, लोग पैसा लेके अपना धर्म बदल लेते हैं। आप देख लेना क्या फर्क पड़ जाएगा आपसे। वही जो राम राम कहेगा, हरे गोपाल बोलना शुरू कर देगा। तो आप देख लीजिए, ये बिल्कुल फर्क एकदम से आ जाएगा। आपको करना पड़ेगा, और इससे ज्यादा आपको कोई फॉर्मूला नहीं लगाना। वर्ल्ड ओपिनियन आपके साथ है, एक बात याद रखिए। अच्छा, दूसरा बात है, सारी की सारी चीजें आपको ये, हमारी जो फौज की जो शक्ति होती है, वो ही डिक्टेट करती है आपकी फॉरेन पॉलिसी और फॉरेन में स्टैंडिंग कैसी होगी। इसको लोग छुपा के रखते हैं। इस बात क्यों छुपा के रखते हैं? ताकि उनको फौज को के ऊपर ज्यादा तवज्जो ना देनी पड़े। जब फौज पे ज्यादा तवज्जो देते हैं तो लॉट ऑफ पॉलिटिशियंस गेट वेरी स्केर्ड, उनको इंपॉर्टेंस नहीं मिलती, ब्यूरोक्रेसी को इंपॉर्टेंस नहीं मिलती। बेसिकली ये प्रॉब्लम है। तो और फिर अब ऑर्डर ऑफ प्रोटोकॉल में इंपॉर्टेंस में फौज आगे आ जाती है। तो ये सारी की सारी चीजें लोगों को पसंद नहीं। आपको फौज को जिस तरीके से इस्तेमाल करना है, आप उसको इस्तेमाल करिए। और कश्मीर को अगर आपको डिक्लेयर करना है कि इट इज सम अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस व्हिच यू आर डीलिंग विद, आप ओपनली डिक्लेयर करके उसको डील करिए। इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है, ये आपको करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करेंगे तो आप बगले झांकते रहेंगे। और चाइना का प्रॉब्लम स्टार्ट हो रहा है, पाकिस्तान चाइना से मिल रहा है। अभी तो आपको मैंने जो खबर बताई थी, आपने उसको ध्यान से नहीं सुनी। अमेरिका जो खेल अपना जो कर रहा है, वो अपना कर रहा है। वो उसको पाकिस्तान की जहां जरूरत पड़ती है, वो पाकिस्तान को पैसे देने को तैयार है। उसे मॉडर्न IMF से उसको $2 बिलियन वेव ऑफ करवा रहा है, उसको दिलवा रहा है। अपने फंड से उसने उसको पैसे दे दिए हैं, क्लोज टू $1 बिलियन। ये कि तुम यूक्रेन को आर्म सप्लाई करिए, उसको कह के, मतलब यूक्रेन को आप आर्म्स दीजिए, ताकि आपकी उनको यूक्रेन को बेसिक आर्मामेंट की जरूरत है, शेल्स की, बुलेट्स की इत्यादि। आप पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से जा रहा है, और हम आपको कंपनसेट करेंगे। और अपने सेनेट को, मतलब आपस में ही खिचड़ी पका रहे हैं, एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं, और ये काम कर रहे हैं। मैं कहने का मतलब है, कोई किसी के साथ नहीं है, ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जी अगर भारत को कोई राजनीति में कोई दोस्त या दुश्मन नहीं होता, मतलब परमानेंट, भारत को अपना चाणक्य खुद बनना पड़ेगा। अपना काम करिए, अपने फायदे के लिए करिए, और जितनी जल्दी हो सके करिए। इसके लिए रोकिए मत कि मैं अगले हफ्ते, अगले महीने, अगले साल, ये नहीं, ये जल्दी से जल्दी काम होना पड़ेगा। ये नहीं तो आपका मामला नहीं चलेगा। चाहे आपको अंदर की पद्धति चेंज करनी पड़े, चाहे आपको थोड़ी सोच चेंज करनी पड़े, चाहे आपको लोगों की थोड़ी की, जिसको कहते हैं गवर्नर्स रूल लगाना पड़े, प्रेसिडेंट्स रूल लगाना पड़े, जो होना करना पड़े, आपको करना पड़े। सर एक मेरा क्वेश्चन है, जैसे मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ, तो
लोकतंत्र, आपको नहीं लगता कि सर जो लोकतंत्र है, ये हमारे देश में डेमोक्रेसी है, वो सरकार के हाथ बांध देती है? क्योंकि जो प्रोसीजर है गवर्नमेंट के चयन का, वो यही है कि वोट वाली राजनीति। और वोट, क्योंकि जनमानस अभी इतना जागृत ही नहीं है, उसे अपने अपने जो फ्री हर चीज, यहाँ पे अभी यहाँ पे ऐसे लोग बसते हैं ना कि उन्हें हर चीज फ्री का लॉलीपॉप चाहिए, और जो फ्री का लॉलीपॉप दे रहा है वो उसके साथ ही चले जाते हैं। कुछ बोरी अनाज के लिए धर्म परिवर्तन हो जाता है, मत परिवर्तन हो जाता है। तो ऐसे देश में सरकार के भी हाथ बंध जाते हैं कि इसकी स्पीड कम हो जाती है काम करने की। क्या सर ये भी एक रीजन हो सकता है कि सरकार इतने मतलब बेखौफ होकर काम नहीं कर पा रही? आप बताइए, आप एमपी बन जाएं, एमएलए बन जाएं एक पार्टी से, और फिर आपको मैं कुछ करोड़ दे दूं, आप चेंज हो जाएं। ये कैसे? मतलब आप बॉम्बे का टिकट लेके गए हैं रेलवे स्टेशन पे और कलकत्ता की ट्रेन में बैठ रहे हैं, आप कांग्रेस से इलेक्ट हुए हैं और ये कैसे होता है? और इसको कोई चेंज क्यों नहीं करना चाहता? इसको अगर चेंज करोगे तो लोग पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे, क्योंकि पैसा तो यहां बनता है, पैसा बनता है इसमें। तभी तो आपको हर एमएलए का इलेक्शन अब आने वाले, आप देखना, फलाने फलाने को लेके होटल में छुपा दिया, किसी को रिजॉर्ट में ले गए। क्यों छुपा के रखते हैं? जैसे कोई आपकी लड़कियां उठा के ले जाएगा, ट्राइबल्स का अटैक होता था तो ऐसे करेंगे। ये क्या हो रहा है? ये सारा का सारा गेम, इसको डेमोक्रेसी बोल देते हैं कि जी डेमोक्रेसी में तो ये होता ही है। ये नहीं होता, ये हम करना चाहते हैं। इसको चेंज करना, इस शैक्षणिक जी तरीकों को चेंज बिल्कुल। करना, जी ये जी जब तक जी हम जी नहीं करेंगे नहीं होगा ना। अब हर बार ये तमाशा बन गया है कि फलाने रिजॉर्ट में 250 एमएलए को छुपा के रखा हुआ था एक हफ्ता। क्यों छुपा के रखा हुआ है भाई? उसके तो बीजेपी से, कांग्रेस से, बीएसपी से वो इलेक्ट हुआ है, उसका कंप्यूटर में नाम आ गया है, रिकॉर्ड में नाम आ गया है, वो कैसे चेंज हो सकता है? और अगर पार्टी चेंज करना है तो करने दीजिए उसको। कहेंगे तू 1.5 साल बाद जब इलेक्शन होगा तब कराओगा, तब तक तू सिर्फ पार्टी वर्कर है। आप ये रूल लगा दीजिए, फिर देखिए कौन करता है। कोई भी नहीं आएगा इस गेम में। जी तो जी ये जी सारे के सारे इसको करा जा सकता है, हम करना नहीं चाहते। डेमोक्रेसी जी एक बहुत ही, जिसको कहते हैं, एक कॉस्टली खेल है। इसके लिए आपको बहुत कीमत चुकानी पड़ती है। ऐसे नहीं हो सकता कि बैठे बैठाए हो जाएगा, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, रटा रटाया और आपने तो हो गया काम। ये नहीं होता। तो ये जी सारा का सारा, ये इसकी प्राइस देनी पड़ती है, डेमोक्रेसी की जी प्राइस देनी। तभी मैंने बोला, इजराइल होता, चाइना होता, पाकिस्तान होता, फटाका काम हो गया होता। इजराइल और चाइना तो 1 घंटे में कर देंगे कश्मीर का प्रॉब्लम। जी 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 आपको जी प्रॉब्लम आती है। तो ये है, जी जी ये सारी के सारी तरीके हैं। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। आपका संदेश बिल्कुल स्पष्ट है। इस डेमोक्रेसी के चक्करदार गलियारों में जो मूल मंत्र आपने दिया है बिल्कुल साफ है। चाणक्य बनना होगा, सीधा फैसला करना होगा, योजना और ये बनानी मैं, होगी। जी जी साहब, और ये मैं जी बता दूं, जी जी ये प्रेजेंट गवर्नमेंट, इस प्रेजेंट गवर्नमेंट में ही शक्ति है और विल है कि वो कर सकते हैं। बस समय वाह, की बात है। आप खुद देखेंगे यही गवर्नमेंट जो है, ये बिल्कुल पूरी की बिल्कुल। पूरी समाधान करके दिखाएगी। आपके मुंह से सुन के बहुत बहुत प्रसन्नता हुई, क्योंकि मैं अभी यही बात करने वाला था कि मुझे लगता है 2024 का इलेक्शन है, सरकार की प्राथमिकता अभी इस समय वही है। 24 का इलेक्शन जीतने के बाद मुझे लगता है असली अभियान होगा, जो आपने कहा ना चाणक्य वाले अंदाज में। और जो दूसरा आपने संदेश दिया वो भी हम बार बार साफ साफ कहना चाहेंगे कि गुरिल्ला वारफेयर, ये जो कमीनेपन का गेम खेल रहे हैं, धोखेबाजी का स्टाइल चेंज करके, संदेश चेंज करके, रूप रंग चेंज करके, जो चाणक्य वाली नीति है, यानी कि पहाड़ में छुपे हुए जो गुरिल्ला वार करने वाले, झाड़ियों में छुपे हुए जो एम्बुश करने वाले, इन लोगों को इनके तरीके से मारा जाए, अलग संदेश दिया जाए, अलग काम किया जाए, अलग बताया जाए, अलग सोचा जाए। तो बिल्कुल मुझे लगता है कि 2024 के बाद हर लेवल पर बिल्कुल ये होगा। और उम्मीद है कि 2024 के एंड तक हम साफ कर देंगे जितने भी चूहे, काकरोच, जितने भी ये जीव जंतु हैं, जो घातक विषैले जीव जंतु। हो सकता है, उम्मीद यही है कि 2024 का इंतजार हो रहा हो, कोई जोरदार योजना तैयार हो रही हो और अभी प्राथमिकता पर कार्य हो रहा हो। लेकिन मुझे लगता है कि आपको और हमको फिर 2024 के बाद बात करने का जब अवसर मिलेगा तो शायद हम लोग मुस्कुरा रहे होंगे ये सोचकर कि हो सकता है हम लोगों का अनुमान सही निकला। थैंक यू। जी जी बिल्कुल जी यही हो, यही जी हो। मैं आपसे बात से टोटल सहमत। और बस एक अंतिम बात कहना चाहता हूँ, क्या ये संभव है कि जिस तरह से जुडिशरी ने कर दिया है कि भाई उस पर कोई उंगली नहीं उठाएगा, उसके जजमेंट पर कोई कमेंट नहीं करेगा, तो क्या ऐसा ही संभव नहीं है इस देश में?
इस जमहूरियत पर प्रजातंत्र वाले से डेमोक्रेसी के सेटअप में कि हमारी आर्मी पर कोई सवाल ना उठाए, आर्मी से कोई सवाल ना करे, आर्मी से कोई भी बात ना हो, वो जो कर रही है वो करने दिया जाए, ऊपरी लेवल पर सवाल जवाब हो, बातचीत हो, जो अंदर पर्दे के पीछे हो, आम जनता, आम नेता, छोटे छोटे जो कहना छोटे चाहिए भाई छोटे भैया लोग, सड़क छाप लोग उस पर कमेंट करने की औकात न रख सके। क्या ये संभव है? बिल्कुल संभव है। देखिए, आर्मी में सवाल जवाब होते हैं, आर्मी के अंदर उनके तरीके हैं, बिल्ट तरीके हैं। अगर मैं आर्मी में हूं, अगर मैं कुछ किया, मेरे को अपना एक्शन प्रूव करना पड़ेगा, प्रूव करना पड़ता है अपना अलग, उनके अलग तरीके होते हैं। पर ये नहीं जैसे आपने कहा कि सड़क छाप ऐसे वैसे लोग, और हर एक जो बैठा है वो कई तो ये भी कहते हैं अरे इनको तनख्वाह मिलती है मरने के लिए, क्या प्रॉब्लम है। कई ऐसे भी बहुत लल्लू शर्म लोग की हैं। बात है, शेम हाँ, शेम, ऐसे बहुत भी शर्म लोग की। हैं तो है। तो ऐसे भी लोग बैठे हैं, हर टाइप के लोग बैठे हुए हैं। हमें उनकी परवाह नहीं करनी, पर इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इट शुड बी अ क्राइम टू चैलेंज अ पर्सन हु इज प्रोटेक्टिंग योर मदरलैंड। ही हैज टू बी चैलेंज इन द राइट मैनर। जो उनकी राइट संस्थाएं बनी है, कमांड कंट्रोल सिस्टम है, उसको अप्लाई होने दीजिए। लेट्स द पब्लिक हैज नो रोल टू प्ले। जी बिल्कुल। सर मेरा क्वेश्चन है यहाँ पर आपकी बातों से आया कि सर यहाँ पे कोई भी कुछ छोटी मोटी भी बात हो जाए तो उस पे सर तन से जुदा के फतवे फतवे जो है वो जारी कर दिए जाते हैं। लेकिन आर्मी के ऊपर जब उंगली उठती है, मतलब मेरे कहने का अर्थ है वो कोई भी वाह टॉम डिक एंड हैरी वाह आकर बोल जाता है आर्मी के वाह। ऊपर। तो इसके लिए भी तो कुछ होना चाहिए ना प्रावधान कि ऐसे अभी मैं जैसे आप अभी मैं राहुल गांधी का आप ही था, मैं तो नाम लेकर ही बोलूंगी सर, मैं ऐसे डरती नहीं। तो उसमें इन्होंने ऐसे करके कहा कि यहाँ पे भी उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन शुरू किया आर्मी में भी, कि जो ऑफिसर क्लास के होते हैं जान उनकी नहीं जाती, जो जवान होते हैं आम सैनिक होता है उसकी जाती है। तो ये सरबराह। डिवीजन करना आर्मी में मतलब मनोबल तोड़ने जैसा नहीं है और कि एक बहुत कर्म, आप बहुत ऑफिसर्स बुरी को बात। अलग कर दें देखिए, और दो जवान को अलग दो कर दें। दो दो चीजें हैं। एक तो राहुल गांधी जिसने भी स्टेटमेंट बनाई है, उसको आर्मी का ज्ञान ही नहीं है। सबसे पहली जी बात, हर एक छोटे से छोटे एक्शन में देखिए आपको ऑफिसर नजर आएंगे। आप जी कारगिल को ले लीजिए, यंग जी। ऑफिसर, अभी देखिए कर्नल लेवल का ऑफिसर, बटालियन कमांडर। अनंतनाग वाला अगर मामला, आर्मी जी आर्मी और जवान के जो रेशो के हिसाब से देखे, तो आर्मी जी बहुत ऑफिसर बड़े हाई रेशो में जाते हैं। वो इसलिए नहीं जाते कि वो बड़े बहादुर है, बहादुर तो हैं सब, वो इसलिए क्योंकि वो आगे फ्रंट से लीड करते हैं। ये है। वाह 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 और कठिनाई कठिनाई वाले एरिया में वाह। सिविलियन जी को ज्यादा अलाउंस मिलता है। वो उसी जगह पे आर्मी होगी तो उसका अलाउंस 1/3 होता है। मतलब जी ये इतनी हमारे की शर्म की बात है कि आप एक पैरामिलिट्री और सिविल बाकी लोगों को अलाउंस पूरा देते हैं, पर आर्मी को नहीं देते। और यही एग्जैक्टली है। क्वेश्चन ये है कि ये जो इसके ऊपर रूल बन सकता है, अगर आप चाहें और गवर्नमेंट चाहे कि अगर जो आर्मी के खिलाफ इस तरीके से स्टेटमेंट देगा, चाहे पॉलिटिशियन हो, चाहे प्रेस वाला बिल्कुल। हो, चाहे दुकानदार हो, he will have to answer. He is answerable to the judicial system of India. कमिटमेंट तो कुछ तो अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए आपकी। अपने देश के लिए कमिटमेंट नहीं है जिस देश में लोगों के लिए पॉलिटिशियंस में, और अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कुछ भी जो भी है वो बोल जाते हैं। कम्युनिकेशन स्किल का सर जैसे आपने कहा चाणक्य नीति, तो मैं कहूँगी कम्युनिकेशन स्किल्स के एक ये फर्स्ट रूल यही होता है कि जो जिस भाषा में समझता हो उसे उस भाषा में ही समझाना चाहिए। यस तो मुझे यस लगता है यस ये भी यस। अप्लाई करना चाहिए बिल्कुल। और बिल्कुल। शराफत जैसे मैंने भी कहा कि कायरता मान लिया जाता है बहुत ज्यादा शराफत को भी। और हम तो उस देश से आते हैं कि जहाँ सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण जो है बांसुरी बजाते हैं और 100 अपराध माफ कर देते हैं, सुदर्शन चक्र नहीं चलाते, लेकिन जब अति हो जाती है तब सुदर्शन चक्र भी चली जाता है। दूसरा बिल्कुल बिल्कुल। कि एक वर्ड होता है ना जैसे राउडी, तो मुझे लगता है कि इस वाली कंडीशन में जो हमारे देश में चल रही है तो राउडी लोगों की ही जरूरत है, टिट फॉर टैट वाला। जी सर, इस पर आपके विचार चाहूंगी, बख्शी सर। टिट फॉर टैट तो आप जैसे भी कहिए, राउडी का मतलब मैं समझा नहीं, पर क्वेश्चन है मैटर शुड बी वेरी स्ट्रिक्ट। दबंग जैसे सर, दबंग जैसे ना, मतलब जैसे एक आप एक रूल्स एंड रेगुलेशंस में काम कर रहे हैं। एक ये कि सामने वाला जब दुश्मन आपका जिस लेवल का है आप उसे उसी भाषा में जवाब दे। नहीं नहीं, तो आप रूल्स एंड रेगुलेशन भी चेंज करिए, बता दीजिए, उसको कहिए
कि अगर वो ऐसे अटैक कर रहा है, आप उसे डबल अटैक करिए, उसको उसको तरीके बताइए, समझाइए, रूल लिख दीजिए उसको, वो वैसे रणनीति करेगा। बदलनी पड़ेगी जी, रणनीति मतलब बदलनी पड़ती है। कहने का मतलब ये है कि उसके मन में शक नहीं रह जाना चाहिए कि मैं गलत कर रहा हूं, मैं दबंग कहलाऊंगा। क्यों दबंग कहलाएगा? उसको नॉर्मल, हाँ जी वो जी, दबंगी शुड बी अ नॉर्मल एक्शन, दैट शुड बी बिल्कुल, देयर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये भाव क्यों आए उसके मन में कि मैं कुछ क्यों गलत आए? कर रहा हूं, अलग से कर रहा हूँ? गलत जी करूंगा, बिल्कुल मेरे को क्या हो जाए, क्यों जी भाव आए? वो यही तरीका जी ठीक है। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। वाह जी, तो वाह। पारिजात सर। आप हाँ क्या दे हैं हमें? जी जी, मुझे लगता है कि काफी लंबा समय हमने आपका लिया है बख्शी जी। बस जाते जाते ये कहूंगा कि अगली बार तो हम बहुत अच्छे विषय के साथ फिर आपको अनुमति, आपसे अनुमति लेंगे, आपके समय से के लिए आपको रिक्वेस्ट करेंगे। अभी बस जाते जाते ये कहेंगे कि देश की सरकार के लिए यहाँ पर आप जैसा एक वरिष्ठ व्यक्ति, विशेषज्ञ, एक संदेश हमारे रेडियो हिंदुस्तान के माध्यम से दे दे, जो जम्मू कश्मीर में हो रहा है, जो आतंकवाद के खिलाफ चल रहा है, एक संदेश, ताकि ये रहे कि सरकार को थोड़ा सा उस दिशा में मार्गदर्शन में आप लोगों से मिलेगा फ्रॉम द हार्सेस माउथ। सबसे बड़ी बात, मेरा संदेश तो ये होगा कि आपने जो अभियान उठाया है, आपने जो देश का झंडा उठाया है, और उस देश के झंडे को आप उसके स्थान पर आप गाड़ के ही रहिए। चाहे कुछ हो जाए, झंडा वहीं गड़ेगा जहां पे उसको होना चाहिए। ना झंडा झुके, ना ही हमारा सिर वाह, झुके, बस यही होना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे शब्दों में आपने कहा कि उसका अभिमान और उसका सम्मान हमें करना होगा, वो बरकरार रहे, इसके लिए हमें सुनिश्चित करना होगा, सेना के हर जवान के लिए। बहुत अच्छी बात है, और खासतौर से वहां पे जो हमारे लिए अपनी जान दे रहे हैं, उनके लिए तो हम प्रणाम करें, और उनको हम कहें कि हर तरह से हम आपके साथ, पूरा समर्थन, पूरा समर्थन जिस तरह से भी हो सके। सरकार को भी ये कहना चाहिए, बोल करके कहना चाहिए, करना तो चाहिए ही चाहिए, बोल करके भी थैंक उनको जताना चाहिए, मोहब्बत है तो जताना चाहिए, ताकि थैंक वो यू। समझे कि यस, जिसके लिए, जिस देश के लिए जान दे रहा हूँ, वो देश के सारे लोग मेरे साथ खड़े हैं। बस थैंक ये होना चाहिए, क्योंकि वो वहां पे लड़ता है ना, बंदूक से नहीं, देश के प्रेम से लड़ता है, वो उसका आत्मबल बढ़ाता है, वो उसकी ताकत होती है, उस ताकत को बढ़ाना है, बिल्कुल उसका ठीक। प्रेम हम लोगों को बताना है कि हम आपके उपकार से हमेशा रेडी रहेंगे, हम आपके उपकार, कभी हम बिल्कुल आपसे उऋण नहीं हो पाएंगे, उसको बताना है, उस सेना के, उस सैनिक को, उस वीर सेनानी को बताना है। बिल्कुल ठीक, आपने बिल्कुल ठीक कहा, मैं आपके बात से बिल्कुल सहमत हूँ। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद आपको, बहुत थैंक यू धन्यवाद। सर। आप थैंक आपका बहुत बहुत आभार सर कि आपने हमें समय दिया रेडियो हिंदुस्तान के लिए, और आज के इतने महत्वपूर्ण दिन के दिन और इतनी महत्वपूर्ण चर्चा की। अंतर्राष्ट्रीय सर ने एक बहुत अच्छी बात बताई हमें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और मैं चाहूंगी कि सारे ऑडियंस इसको सुने, समझे, क्योंकि ये बातें सिर्फ बात समय पास करना नहीं था, बल्कि जो हमारा देश का आने वाला भविष्य है उसके लिए रणनीतियां जो सर ने बताई हैं वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उनमें से महत्वपूर्ण बातों में से सर ने बताया कि जैसे अमेरिका, यहाँ उनके समीकरण बदल रहे हैं, पाकिस्तान को उसका सपोर्ट बढ़ रहा है, तो हमें बहुत फूक फूक कर, जिसे कहते हैं ना कि कदम रखना है कि कौन दोस्त। वैसे तो राजनीति में कोई किसी का दोस्त और दुश्मन नहीं होता, और अपने राष्ट्र के लिए राष्ट्र हित जो है हमारा सबसे आगे होता है। तो सर्वोपरि, चाहे हाँ। वो, जी जी जी, चाहे तो वो अंतरराष्ट्रीय स्तर का हो या हमारे राष्ट्रीय स्तर का, तो हमें ये देखकर चल रहा है कि हमारा राष्ट्र हित किसमें है। और जैसे कि सर ने कहा कि साहस के साथ हमें एक्शन लेने का टाइम है। हाँ, लाइट बहुत बढ़िया, कैमरा बहुत बढ़िया। एक्शन। तो ना लाइट जी जी चाहिए जी, ना कैमरा चाहिए, सिर्फ एक्शन चाहिए यहाँ पर देश साहस में, के साथ, इसमें बिल्कुल बिल्कुल, एक्शन और फैसला। सिर्फ एक्शन, सिर्फ यही हमें चाहिए। और एक और बात कहूंगी इसे एंड करने से पहले शो को, कि बुद्ध होने से पहले, ये बुद्ध का देश है, लेकिन बुद्ध होने से पहले युद्ध के रास्ते से गुजरना होगा। तो वो युद्ध के लिए हमें हमेशा तैयार रहना है, वो किसी भी लेवल पर हो। तो सर आपका बहुत बहुत आभार, रेडियो हिंदुस्तान की तरफ से, हमारे ऑडियंस की तरफ एक से। एक 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 चीज और जाते हुए कह दूं, जी if you want peace, be ready for war, because you will have to protect your peace by fighting. जी वाह, जी बहुत अच्छी बात, बहुत सर, प्रैक्टिकल बहुत बात अच्छी कही, बात। आज के जी युग के लिए बहुत प्रैक्टिकल बात कही है, बिल्कुल बिल्कुल। जब दुनिया जंगल होती जा रही है, हमें अपने आप को पहले मजबूत करना, ताकि दूसरे जंगली जानवर हम पर हमला न कर सके, तभी पीस हो पाएगा। बिल्कुल सही जी कहा, जी। बिल्कुल, थैंक यू। बहुत शक्ति धन्यवाद होनी आपका। जरूर चाहिए, प्रणाम सर, सलाम सर, बिना बिल्कुल सर, शक्ति के, बिल्कुल, बिना शक्ति सैल्यूट। के
शांति की जी। बात करना कायरता ही होगी। और ये मुझे लगता है सर, मैं लास्ट कमेंट देना चाहूंगी इस पर। हमारे तो जो ईश्वर है, जो अवतार लिए, वो भी वहां पर उनका शस्त्र हमेशा, शस्त्र, ये देश है जो शस्त्र और शास्त्र हमेशा साथ रखता है। ये बात हमें सही। याद रखना है। यदि शास्त्र जी। बिल्कुल पढ़ रहे हैं तो शस्त्र हमेशा हाथ में रहना चाहिए। तो इसी जी के बिल्कुल। साथ आपका धन्यवाद सर, मिलते हैं। जय थैंक यू। हिंद, बहुत वंदे धन्यवाद। जय मातरम। हिंद। जय हिंद। जय वंदे हिंद। मातरम। वंदे मातरम।